இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் सनातन मानाडु என்று நீங்கள் तब पवन कल्याण ने भी एक स्टेटमेंट दिया था उनको अटैक करते हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ हिंदू धर्म का ही अपमान किया जाता है और ये गलत है। 2020 में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर हो रहे अटैक्स के विरोध में हंगर स्ट्राइक भी की। Hey guys, so now I'm gonna react on Rise of Pawan Kalyan in South Politics by the Sham Sharma podcast. So before I start, hello, I'm Monali Naiko. Welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. पवन कल्याण का ओरिजिनल नेम है कोनिडाला कल्याण बाबू। ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक मेगा स्टार रह चुके हैं। अम्मिदे कोनुक्को अदि व्यापारम लाक्कोवद्दु दौर्जन्य। इनफैक्ट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में इनका इतना ही ऑरा है जैसा सलमान या शाहरुख खान का बॉलीवुड में है, सिर्फ ऑरा सिमिलर है। ड्राइविंग होपफुली इनकी बेहतर है। Oh God. Seriously? इन्होंने अपना फिल्मी डेब्यू 1919 की फिल्म अक्काड़ा अम्माई इक्काड़ा अब्बाई से किया था। और हमारे जितने भी तेलुगु फैंस हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं कितनी बुरी तरह से तेलुगु लैंग्वेज की माँ बहन कर रहा हूँ। आई अपोलोजाइज। अच्छा, मतलब इन्होंने गलत प्रोनाउंस किया। अपनी डेब्यू के बाद इन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं तेलुगु सिनेमा को, जैसे थम्मुडु, बद्री, कुशी, जलसा, गब्बर सिंह, अत्तरिंकी दरेड़ी, गोपाला और भीमला नायक। उनकी 1998 में थोली प्रेमा नाम की एक मूवी आई थी जिसे उस साल नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु भी मिला था। पवन कल्याण की मूवीज काफी नेशनलिस्ट और हिंदुत्व इंस्पायर्ड भी होती हैं। अपनी मूवीज में पवन ने हमेशा हिंदू धर्म को प्रॉपर और रिस्पेक्टफुल वे में दिखाने की कोशिश की है। నేను కృష్ణుని కాబట్టి మాయలు చేశాను। Oh my God का ओरिजिनल वर्जन। पावर स्टार का टैग भी मिला है आंध्र प्रदेश में। और देखिए, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार होने के साथ साथ पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की इन्फ्लुएंशियल कापू कम्युनिटी से भी आते हैं और इस वजह से उन्हें हमेशा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहा है। कापू कम्युनिटी आंध्र प्रदेश की एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है जिनकी हिस्ट्री विजयनगर एम्पायर तक जाती है। 2007 में पवन कल्याण में एक सॉफ्ट एंट्री मारी आंध्र पॉलिटिक्स में जब उन्होंने एक पॉलिटिकल कैंपेन कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च किया। उसी समय के आसपास एक और तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने अपनी खुद की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी लॉन्च की और इस पार्टी के साथ पवन कल्याण की पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री होती है। वो 2008 में इस पार्टी के यूथ विंग के लीडर बन गए। पवन कल्याण हमेशा से हिंदुत्व और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस रहे हैं। आरएसएस अने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेक्युलरिज्म पेर మీద सनातन धर्माన్ని చాంగొట్టారు। सैनिकों कल्याण और सहायता के लिए अपना योगदान करें। यह देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है। फ्लुएंट हिंदी। जय। वो एक प्राउड हिंदू भी हैं। Yes, we have seen that. He is the one who can speak fearlessly. इनफैक्ट उन्होंने कई सालों पहले भी हिंदू टेंपल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल से आजाद करने की बात की थी। మస్జిదుల మీద కంట్రోల్ లేదు, కంట్రోల్ పెట్టుకోదు ప్రభుత్వం। Yes. చర్చిల మీద కంట్రోల్ పెట్టుకోదు ప్రభుత్వం। हिंदू దేవాలయాల మీద ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఏంటి? और ये भी माना जाता है कि आंध्रा में वो अपने उसूलों पर हमेशा डटे रहते हैं। उन्हें पेप्सी जैसे ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने पेप्सी की हार्मफुल साइड इफेक्ट्स को देखकर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर दिया। पवन कल्याण है जो पेप्सी में हाई शुगर कंटेंट को देख के कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी तरफ बॉलीवुड वाले हैं जो जुबान केसरी करते रहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद और इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद 2009 के इलेक्शन में उनको और चिरंजीवी को काफी बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2011 में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया। ये बात पवन कल्याण को पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे करप्ट और डेंजरस पार्टी है। और ये सिर्फ पवन कल्याण जी का मानना नहीं था, देश के डेमोक्रेसी के रखवाले और डिक्टेटरशिप से नफरत करने वाले सलाहू मुर्ग मुसल्लम दुग्गल साहब का भी मानना था। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था।
इन 10 ओह। सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट मेरे को ये सच नहीं लग रहा कि इन्होंने वही दुग्गल कांग्रेस के साहब जो अगेंस्ट आज बोला है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हाँ। आज तो भैया दुग्गल साहब और नीतीश बाबू में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा जोर से पलट कौन सकता है। आई वांट टू सी दिस एडिट, किसका मुंह है पलटने के बाद। तो चिरंजीवी के इस डिसीजन के बाद पवन कल्याण ने डिसाइड किया पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी बनाकर रखने का, लेकिन उन्होंने ये दूरी बहुत समय तक मेंटेन करके नहीं रखी, बल्कि 2014 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की, जनसेना पार्टी, और 2014 में वो नरेंद्र मोदी से मिलने अहमदाबाद गए। उस समय उन्होंने बीजेपी और टीडीपी के अलायंस को सपोर्ट भी किया था और कांग्रेस हटाओ देश बचाओ स्लोगन को आंध्र प्रदेश में पहुंचाने की बात भी की थी। I am giving a call to the entire nation. कांग्रेस हटाओ, Look at his energy. देश बचाओ। He is fearless. हालांकि पवन कल्याण और उनकी पार्टी ने इस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आने वाले कुछ सालों में पवन कल्याण बीजेपी को सपोर्ट करते रहे और कांग्रेस पर सीधे तौर से हमला भी करते रहे। लेकिन 2017 में उन्होंने एनडीए अलायंस को छोड़ दिया, क्योंकि उनके मुताबिक बीजेपी ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का वादा किया था, जो बीजेपी ने पूरा नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी वो आंध्र प्रदेश के लोगों के हक की बात करते रहे। वंटाडा के रिजर्व फॉरेस्ट में उस समय बॉक्साइट की काफी इलीगल माइनिंग हो रही थी, जो एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ के ट्राइबल्स के लिए काफी डेंजरस था, और उसी कारण उन्होंने 2018 में इस इलीगल माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने उड्डनम किडनी क्राइसिस को एक्सपोज करने के लिए भी प्रोटेस्ट किया था। बेसिकली आंध्र के उड्डनियम रीजन में क्रॉनिक डिजीज पाई गई, जिसमें 4500 से ज्यादा लोग मारे गए और 35,000 से ज्यादा लोग किडनी डिजीज से इफेक्ट हुए। ऐसे में उन्होंने गवर्नमेंट से इन पेशेंट्स के इलाज और रिलीफ के लिए 100 करोड़ एलोकेट करने की डिमांड भी रखी थी। आंध्र प्रदेश में किसान किन चीजों से स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए भी पवन कल्याण काकीनाडा में अनशन पर बैठ गए थे और लगातार ये आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करते रहे। और इन सारी चीजों की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी आंध्र प्रदेश के लोगों में बढ़ती रही। और देखिए पवन कल्याण की स्ट्रैटेजी, उन्होंने अपने आप को ऐसा डेवलप किया जैसे कि वो सिर्फ कापू कम्युनिटी के इश्यूज के लिए ही नहीं, बल्कि आंध्रा की सभी कम्युनिटीज के सभी लोगों के इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए ये जो कास्ट बेस्ड पार्टीज होती हैं, जैसे सपा, बीएसपी, अकालीज, उनसे डिफरेंट है। इन सभी सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को आम लोगों से काफी सपोर्ट मिलने लगा। इस बढ़ते जन समर्थन के बाद पवन कल्याण और स्ट्रांगली जनता की आवाज बनने लगे। इनफैक्ट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जब कुछ स्टेट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया, तो पवन कल्याण ने इस डिसीजन के खिलाफ पब्लिक के साथ मिलकर हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दिया। देश से बॉलीवुड खत्म हो सकता है, लेकिन साला कम्युनिज्म हमारे देश में ऐसा चिपका हुआ है जैसे जीबी रोड जाने वालों से गोनरिया चिपक जाता है। इसके बाद पवन कल्याण ने जनवाणी सीरीज शुरू की, जिसमें वो जगह जगह जाकर पब्लिक मीटिंग्स करते थे और लोगों के मुश्किलों को जानने की कोशिश और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, जिससे आंध्र प्रदेश की जनता और पवन कल्याण के बीच का कनेक्शन और भी बढ़ने लगा। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि इस समय पर पवन कल्याण बीजेपी से अलग हो चुके थे, 2019 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, लेकिन सीपीआई, सीपीएम और बहुजन समाजवादी के साथ मिलकर किया। पवन कल्याण ने 140 कंस्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, खुद 2 कंस्टिट्यूएंसीज से भी लड़े, लेकिन इसके बावजूद उनकी जनसेना ने सिर्फ 1 सीट जीती और खुद पवन कल्याण अपनी दोनों सीटों से हार गए। और जो जनसेना ने 1 सीट जीती भी थी, उस एमपी ने बाद में जाकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। बात तो सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2019 के इतने डिजास्टर्स रिजल्ट्स के बावजूद पवन कल्याण ने हार नहीं मानी, अपना पॉलिटिकल करियर रैप अप नहीं किया, उल्टा जारी रखा। इसके बाद 2020 में उन्होंने बीजेपी के साथ वापस अलायंस कर लिया, बिकॉज उनके मुताबिक अल्टीमेटली बीजेपी के साथ उनकी सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज थी। और इस अलायंस को करने के बाद उन्होंने जोरों शोरों से ग्राउंड लेवल पर कैंपेनिंग शुरू की और उन्होंने सिर्फ कापू कम्युनिटी को ही नहीं, बल्कि अलग अलग कम्युनिटीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। देखिए 1980 से कापू कम्युनिटी के बीच में और एक और आंध्र की कम्युनिटी यानी कम्मा कम्युनिटी के बीच में एक तरह से दुश्मनी रही है। इन दोनों कम्युनिटीज में राइवलरी शुरू होती है 1988 में, जब ये माना जाता है कि एक कापू लीडर को अलेजेडली एक कम्मा लीडर ने मरवा दिया था। कापू कम्युनिटी के वोट कभी भी कम्मा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले टीडीपी लीडर्स को नहीं गए। आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद जब वहां से कांग्रेस खत्म हुई, तब कापू कम्युनिटी के कुछ वोट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जाने लगे। लेकिन इस साल जनसेना पार्टी के पवन कल्याण ने हिंदुत्व, टेम्पल रूल का मुद्दा, फार्मर सुसाइड, प्राइवेटाइजेशन और किडनी डिजीज जैसे मुद्दों को उठाकर कापू कम्युनिटी और कम्मा कम्युनिटी दोनों का विश्वास जीतने में सफल हुए। इसका फायदा अल्टीमेटली उनकी टीडीपी और बीजेपी के अलायंस का हुआ और इसीलिए आप देखिए कि ये
अलायंस जो है किस तरह से 2024 के इलेक्शन में एक गेम चेंजर साबित हुआ और पवन कल्याण एक किंग मेकर साबित हुए। देखिए हाँ। बीजेपी और टीडीपी की जो अलायंस हुई थी, उस अलायंस को क्रिएट करने में पवन कल्याण ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चंद्रबाबू नायडू स्किल डेवलपमेंट स्कैम के मामले में करीब 50 दिन जेल में थे। इसी दौरान पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू से मिलने जेल में जाते हैं। Jansena party chief Pawan Kalyan, who's come out today not just condemning Chandrababu Naidu's arrest but also saying that he is in all support of Chandrababu Naidu. जिसके कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो टीडीपी के साथ अलायंस कर रहे हैं। इसी दौरान वो बीजेपी और टीडीपी को सेम पेज में लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। दोनों को साथ लाने के लिए कम सीट्स पर भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और उन्हीं की इन कोशिशों की वजह से टीडीपी और जनसेना बीजेपी के साथ ज्वाइन करते हैं और एनडीए अलायंस का हिस्सा दोबारा बनते हैं। पवन कल्याण ने इस अलायंस को क्रिएट करने के लिए मोदी जी के विजन 2047 की काफी तारीफ की थी। उन्होंने अपने इलेक्शंस के कैंपेन के दौरान हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को काफी सपोर्ट किया था। अपना कैंपेन शुरू करने के पहले उन्होंने श्री सत्यनारायण स्वामी टेम्पल को विजिट किया था। पवन कल्याण ने कई बार कन्वर्जन माफिया को अटैक किया है और आंध्र प्रदेश में कन्वर्जन रोकने का वादा किया है। साल 2023 में जब एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் तब पवन कल्याण ने भी एक स्टेटमेंट दिया था उनको अटैक करते हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ हिंदू धर्म का ही अपमान किया जाता है और ये गलत है। 2020 में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर हो रहे अटैक्स के विरोध में हंगर स्ट्राइक। और आप देखिए कि पवन कल्याण का जो हार्ड वर्क था इस अलायंस को क्रिएट करने में, वो हार्ड वर्क बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित हुआ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी, टीडीपी और जनसेना अलायंस को 25 सीटें आई हैं और 175 असेंबली सीट्स में से 164 सीट्स भी मिली हैं, यानी एक क्लियर मेजॉरिटी। और आप देखिए कि संसद में बीजेपी को अकेले सिर्फ 240 सीट्स आई है, यानी मेजॉरिटी से नीचे। इन 25 सीटों की वजह से बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को पार कर पाई है। तो पवन कल्याण अपनी फार साइट और अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेन की वजह से सही मायने में आंध्र प्रदेश और इंडिया में एक किंग मेकर की तरह और एक पावर स्टार की तरह उभर। सही बात है यार। पवन कल्याण सर का जो एफर्ट्स है ना वो दिख के आ रहा है और हर एक वीडियो में एवरीबॉडी इज लाइक स्पीकिंग कि उन्होंने वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया और वो आज कहाँ तक है और लोग उन पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं अभी, है ना। तो या दैट्स राइट। ये जो कोई तो पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में इतना गलत बोला, आई एम लाइक ये सेक्युलरिज्म का मतलब समझते भी है या नहीं? इनको क्या लगता है सेक्युलर वो है जो खुद की जात को या हिंदू को गालियां दे रहा है, मतलब वो सेक्युलर है, वो सही है। दिस इज नॉट राइट यार, ये कितना गलत बोलते हैं। एंड फिर भी बिकॉज ये हम लोग हिंदुओं के बारे में गलत बोल रहे हैं, वो शायद अभी जिंदा भी है, राइट। लोग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ गुस्सा करते हैं, ध्यान में रखते हैं, देन वोट नहीं करते, बट उसके अलावा कुछ एक्सट्रीम चीजों पे नहीं उतर आते, इसलिए वो शायद नॉर्मली रह भी रहे होंगे अभी। ओके, बट देन उसको कॉल आउट करना, पवन कल्याण सर ने जो कॉल आउट किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मुझे लगता है वो एक फियरलेस लीडर है जो बहुत सारी चीजों को कॉल आउट करते हैं, जिसमें बहुत से लोगों को शायद हिम्मत भी नहीं होती होगी उस बारे में बात करने की, जिस बारे में पवन कल्याण सर ने बात किया है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मेरे को ये सारे वीडियोस दिखते हैं, सजेस्ट होते हैं, एंड आई एम रिएक्टिंग ऑन इट। आई एम बिकमिंग हिज फैन डे बाय डे, यू नो। आई हैव नॉट रिएक्टेड मच ऑन हिज मूवीज, बट देन आई एम लाइकिंग हिम पर्सनली, है ना। सो दिस वाज माय रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा